हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रख रहे होंगे। मैं हूँ साक्षी, आपकी जीएस की मेंटर द हिंदू की सीरीज में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। चलिए बिना किसी देरी किए हम इस हिंदू के सेशन को फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहली हेडलाइन है वो ये है कि रिकवरी रेट जो है वो 25% हो चुकी है। आप देखिए इस न्यूज आइटम को ध्यान से देखिए, इसमें यही लिखा हुआ है कि 1800 से ऊपर के करीब नए केसेस आए हैं कोविड-19 के और 3300 के करीब अप्रॉक्सीमेटली जो है केसेस हो गए हैं कोरोना वायरस के पेशेंट्स की, लेकिन रिकवरी रेट भी 8000 के ऊपर है। तो ये कहने की बात, तो गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि कम से कम 25% रेट जो है रिकवरी का है। तो ये एक थोड़ी सी हिम्मत दिलाने वाली बात है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट आइटम पे। लेजेंडरी इंडियन फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी पासेस अवे। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में दोस्तों, ये एक प्रीलिम्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि एक छोटा सा एक 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन बना देते हैं वो लोग कभी कि फुटबॉलर इसमें से कौन से फुटबॉलर हैं जो इस साल पास हो गए हैं, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो चुन्नी गोस्वामी जो हैं, आप उसको राइट आंसर मार्क कर सकते हैं। चलिए अपने अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। पार्लियामेंट प्रोजेक्ट गेट्स पैनल नॉड। मतलब आप लोगों को पता होगा दोस्तों, अगर आप लोग थोड़ा सा करंट अफेयर्स और न्यूज से जुड़े हुए होंगे तो आप लोग ये जानते होंगे कि पार्लियामेंट की अब एक नई बिल्डिंग बनने को जा रही है। ठीक है, तो सेंट्रल विस्टा कमेटी ने पार्लियामेंट प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दी है कि हाँ, जो पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो नई बिल्डिंग बनेगी। लेकिन हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि जो बिल्डिंग नई बनेगी वो बहुत हद तक सिमिलर या उसी से मेल खाती हुई होनी चाहिए जो कि पुरानी इस समय की बिल्डिंग है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ अदर वर्ल्डली बिल्डिंग बना दिया, कुछ अलग तरीके की बिल्डिंग बना दी, ऐसा ना हो। तो बेसिकली आज इसको इस कमेटी ने पार्लियामेंट प्रोजेक्ट को नॉट दे दी है, मतलब उसको हाँ कर दी है, अप्रूवल दे दी है। चलिए चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। आइकन ऑफ रोमांस टेक्स अ फाइनल ब्लो। ये तो आप लोगों को सबको पता ही होगा कि हमारे बीच ऋषि कपूर साहब नहीं रहे। तो आप ये इम्पोर्टेंट, इसमें से क्या इम्पोर्टेंट है जो आ सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वो देखिए हम ध्यान से देख लेते हैं। ये जो हमारे एक्टर हैं ये किस बीमारी से मरे हैं आपको बता दूं, ये ल्यूकेमिया नाम की बीमारी से मरे हैं। ठीक है, ल्यूकेमिया जो बीमारी होती है उसमें होता क्या है दोस्तों, ध्यान से इस चीज को सुनिए। ल्यूकेमिया जो होती है, देखिए ल्यूकेमिया जो होती है वो एक तरीके से ब्लड कैंसर होती है। इसमें होता क्या है ब्लड कैंसर में, हमारी जो ब्लड होते हैं उसमें जो है 3 तरह के चीज़ें पाई जाती हैं। देखो ध्यान से कि जैसे हमारा ब्लड है, ठीक है, उसमें हमारी क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। एक WBCs मिलती हैं। WBCs मतलब जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो। RBCs मिलती हैं हमें, RBCs होती है उसमें रेड ब्लड सेल्स जो बेसिकली हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को कैरी करती है। ठीक है, और जो तीसरी चीज़ ब्लड में होती है वो होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, जो बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग के काम आती है। जब हमें चोट लग जाती है और हमारे खून निकलने लगता है तो वो जो एक धक्का लग जाता है, काला ब्लैक सा डार्क ब्राउन सा, एक चोट को अपने आप चोट हील होने लग जाती है, वो बेसिकली प्लेटलेट्स के थ्रू होता है जो ब्लड क्लॉटिंग करती है। तो आप देखो कि 3 चीज़ें हमारी ब्लड में पाई जाती हैं, WBC, RBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो अब देखो कि जब ये ल्यूकेमिया जो होती है, ये जो बीमारी है उसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है WBC बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। जब ये बहुत मात्रा में बढ़ जाते हैं, अब देखो WBC का क्या काम होता है। WBC मतलब होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का काम ये होता है कि कोई भी अगर इन्फेक्शन या बीमारी होती है तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये इन बीमारियों से लड़ती है। आप देखो इनके अंदर जो ये जो होती है एंटीबॉडीज रेज कर देती हैं और हमारी जो बॉडी है वो किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी बीमारी से लड़ने में सक्षम हो जाती है। तो इस बीमारी में क्या होता है, इस कैंसर में क्या होता है, ब्लड कैंसर में WBC की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ बीमारी से फाइट करने वाली सेल्स ही इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो ये बीमारी कैसे हुई। दोस्तों आपको पता होगा कि कैंसर का मतलब ही होता है बहुत ज़बरदस्त मात्रा में सेल्स, किसी सेल की जो जनरेशन बहुत ज़्यादा सेल्स बनने लग जाती हैं
अथाह तरीके से सेल्स का निर्माण होने लग जाता है, उसको ही कहते हैं कैंसर। तो जब WBCs बहुत मात्रा में बढ़ जाती हैं तो क्या होता है कि ये जो है बॉडी को अपनी जो इन्फेक्शन है उससे प्रोटेक्ट नहीं कर पाती हैं। ये बेसिकली एक तरीके से अपनी ही बॉडी के ऑर्गन्स को जो है एक तरीके से दुश्मन समझने लग जाती है और उन्हीं के अगेंस्ट फाइट करने लग जाती है। तो अपना बेसिकली पूरा का पूरा इंटरनल बॉडी फेलियर होने लग जाता है, ऑर्गन फेलियर होने लग जाता है। तो बेसिकली ये होता है ल्यूकेमिया। तो आप लोगों को एक चीज़ और डिस्कस कर लूँ साथ ही साथ, जो अभी एक दिन पहले हमारे बीच इरफान खान साहब भी नहीं रहे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने उस बारे में डिस्कस क्यों नहीं किया। तो वो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से उनकी डेथ हुई है। ये बड़ा ही रेयर, उनको भी कैंसर ही था पर ये बड़ा ही रेयर कैंसर होता है। इसमें बेसिकली क्या होती है, सेल्स की ग्रोथ होती है, लेकिन जो हार्मोन्स और एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम देखो दोस्तों, एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एक एक्सोक्राइन सिस्टम होता है। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब ऐसी जो सिक्रीशंस हमारी बॉडी में होती हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हुआ, कुछ ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, वो सिक्रीशन करती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, ठीक है। इंसुलिन ग्लैंड से सिक्रीशन होने के कारण क्या है, हमारी बॉडी में जो एक शुगर लेवल है वो मेंटेन रहती है। तो अब ये सब चीज़ें जो है क्या होती है, पूरी की पूरी जब एंडोक्राइन सिस्टम, जब सारी की सारी ग्लैंड्स हैं वो हमारी न्यूरो से जुड़ी हुई होती है, हमारे दिमाग की जो कुछ सेल्स होती है, ब्रेन की कुछ सेल्स होती हैं उससे जुड़ी हुई थी, जब वो चीज़ फंक्शन करना बंद हो जाती है और एक तरीके से फेलियर हो जाता है पूरी की पूरी सिस्टम में ही, तो वो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होता है। ये बड़ा ही रेयर कैंसर होता है। ये कैंसर जनरली लोगों को नहीं होता है, जिससे जो इरफान खान साहब को हुआ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी किए। नीडेड अ पैंडेमिक पेटेंट टूल। अब देखो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें बेसिकली आर्टिकल में ऑथर यही डिस्कस कर रहे हैं कि पेटेंट को पूल की तरह, पेटेंट टूल नहीं है, सॉरी दोस्तों, पेटेंट पूल है। पेटेंट दोस्तों आपको पता है पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक तरीके की आपकी, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई नई खोज की, कोई नई इन्वेंशन करी, आपने कोई नई चीज़ ऐसी बनाई जो मार्केट में किसी ने नहीं बनाई, ठीक है, वो आपने बनाई केवल। तो अब आपने वो, मान लीजिए कि आपने कोई दवाई बना ली, आज एक तरीके से अज्यूम कर लीजिए आज आपने कोविड-19 की बीमारी की दवाई, कोविड-19 बीमारी की दवाई खोज ली, आपने बना ली वो दवाई। अब क्या है, मार्केट में उस चीज़ की मारामारी है। मतलब अगर आप मार्केट में एक पैकेट दवाई लेके खड़े हो जाओगे कि हाँ जी हमने ये दवाई बना ली है, लोग लाइन लगा लेंगे, आपको करोड़ों करोड़ देने को तैयार हो जाएंगे कि आप ये ले लो, हमें ये दवाई दे दो बस। तो बेसिकली होता क्या है, जब लोगों के हाथ अगर ये दवाई लग जाएगी तो वो क्या करेंगे, इस चीज़ को देख लेंगे, रिसर्च कर लेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और उसी चीज़ को वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेंगे। तो बेसिकली आपको तो 1 करोड़ रुपए मिले और वो उन्होंने जो है कितनों को उसकी कॉपीज बना के कितनों को बेच के और वो करोड़पति वो हो गए। तो बेसिकली यही है पूरा कॉन्सेप्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। जब लोग क्या होता है, जब वो नई खोज करते हैं, ऐसी खोज जिसकी दुनिया को सख्त वाकई ज़रूरत होती है, तो ऐसे में लोग जो खोज करते हैं वो ये चाहते हैं कि हमने खोज की है, हमने मानव के लिए खोज, जाति के लिए खोज की है, तो हमें उसके बदले कम से कम इतना तो बेनिफिट होना चाहिए कि वो चीज़ का प्रोडक्शन सिर्फ हम ही करें। ऐसा ना हो कि हम बना रहे हैं, हम बेच रहे हैं, तो हमारे साथ और भी लोग वही चीज़ कॉपी करके तुरंत बेच के वो भी माला माल हुए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो होती है पेटेंट। वो एक तरीके की पेटेंट जब मिलती है लोगों को तो वो बेसिकली इस चीज़ के लिए वो हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, अब मेरे अलावा कुछ सालों के लिए ये प्रोडक्ट कोई और नहीं बना सकता। उस मान लो 20 साल के लिए, उस 20 साल के तक सिर्फ मैं ही उसका प्रोडक्शन कर सकता हूँ, मैं ही उससे प्रॉफिट कमा सकता हूँ। 20 साल के बाद ये मार्केट में कोई भी इसका प्रोडक्शन कर सकता है। इस तरीके की होती है कुछ पेटेंट। तो बेसिकली पैंडेमिक के समय पे आप देखो कि ये ऑथर बस यही कह रहे हैं कि पैंडेमिक यानी कि महामारी के समय पे क्या लोगों को ऐसी सोच रखनी चाहिए कि पेटेंट हम करके रखेंगे अपने प्रोडक्ट्स को, हम दवाई बनाएंगे और हम ही इससे उसके मालिक रहेंगे, क्योंकि हमारा तो मकसद हो जाएगा भाई कि प्रॉफिट मोटिव है, लोग किसी भी तरीके से किसी भी हाल में खरीदेंगे। तो क्या ये ऑथर पूछ रहे हैं क्या यही जो होना चाहिए, यही तरीका होना चाहिए? तो ये कह रहे हैं कि नहीं,
आप देखो कि अगर दवाई बनाने की कोई खोज हो रही है तो उसमें कई सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, कई लोग खोज कर रहे होते हैं। कोई उसके रॉ मटेरियल्स खोजता है, कोई उसका प्रोसीजर खोजता है, कोई उसमें केमिकल ऐड करता है, कोई उसको एक सही टेस्टिंग करता है, बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हुए होते हैं। तो ये किसी एक की राइट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते किसी एक पर्टिकुलर इंसान को या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज़ देनी चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई है। तो ऐसे सिचुएशन में जब हमें पैंडेमिक से जूझना है, हमें महामारी से जूझना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा कि अगर हम ये सारे के सारी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने मिलकर के ये वैक्सीन बनाई है, वो सब अगर अपने अपने जो ये पेटेंट करवाना चाह रही हैं कि हमने हमने ये की रॉ मटेरियल की खोज की, हमने इस हर्ब की खोज की है, ये हमने प्रोसीजर खोजा है, हमने इसमें केमिकल, ये वाला केमिकल मिलाया है, तो ये सब लोगों के पास अगर हम इन सबको पेटेंट दे देते हैं तो ये सब लोग जो है अपने पेटेंट को एक साथ एक जगह पे पूल कर दे। पूल का मतलब होता है एक सारी चीज़ों को एकजुट कर देना, ठीक है, मिला देना, आपस में मिला देना। आप देखो एक शब्द आता है बहुत जनरली, आप देखो कि कार पूलिंग। कार पूलिंग क्या होती है कि अगर आपके आसपास एक ही डेस्टिनेशन पे जाने वाले कई सारे लोग हैं तो वो एक ही कार में सब आपस में कांटेक्ट कर लेते हैं कि आज हम अपनी गाड़ी से जाएंगे, एक गाड़ी में ही सब बैठ के एक ही डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, तो उसको कहते हैं कार पूलिंग। तो उसी तरह से पेटेंट के लिए भी यही चीज़ होती है कि अगर ये सारे लोग अपनी पेटेंट की पूलिंग कर दें और थोड़ा सा प्रॉफिट और बेनिफिट भी इनको मिलता रहे, तो ये कितनी अच्छी चीज़ हो जाएगी, कितनी प्लस पॉइंट हो जाएगी जो है। इससे क्या होगा, उनको प्रॉफिट मोटिव भी उनका सॉल्व होता रहेगा, उन्हें कुछ हिस्सा प्रॉफिट का भी मिलता रहेगा, और इसके साथ साथ उनका ये जो है एक वर्ल्ड लेवल पे जो बीमारी फैली हुई है वो ह्यूमैनिटी की, ये भी एक ह्यूमैनिटी का पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली ऑथर यही कहना चाह रहे हैं कि हमें पैंडेमिक पेटेंट, एक पेटेंट पूल की ज़रूरत है, पैंडेमिक पेटेंट पूल की ज़रूरत है। चलिए चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। बड़ा ही अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है कि मणिपुर ब्लैक राइस को जो है जीआई टैग मिला है, गोरखपुर टेराकोटा को भी जीआई टैग मिला है। दोस्तों जीआई क्या होता है? जीआई होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये बेसिकली एक तरीके का साइन होता है जो प्रोवाइड किया जाता है एक पर्टिकुलर किसी एक जगह से की स्पेशलिटी को देखकर। अब जैसे मणिपुर ब्लैक राइस को जो ये अवार्ड मिला है, वो जो है ये जो अवार्ड है इसका जो एक ओरिजिनल एक मणिपुरी नेम है वो है चाक हाओ। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है CHA के चाक हाओ, ठीक है, ये नाम है इस ब्लैक राइस का। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में, प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन बेसिकली पूछ सकता है। तो ये बेसिकली क्या है, मणिपुर में ही ये पर्टिकुलरली ये राइस मिलती है। इस प्रजाति के लोग, कुछ लोग ही इसको बनाते हैं और इसमें कुछ एक खासियत है, तो इसलिए इसको एक जीआई टैग मिला है। कि तो जब क्या होगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के होने से जब यही राइस बाहर मार्केट में एक्सपोर्ट होगी या किसी और कंट्री में बेची जाएगी या अपनी कंट्री में बेचेगी जाएगी तो उन्हें अच्छे दाम पे बेचा जाएगा क्योंकि इनको जीआई टैग मिला हुआ है, राइट। उसी तरह गोरखपुर टेराकोटा, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में जो टेराकोटा से कितनी खूबसूरत मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं। तो ये गोरखपुर की जो है बहुत ओल्ड ट्रेडिशन की बनाई हुई मूर्तियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अपने अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। आज क्या हुआ है कि ग्लेनमार्क को DGCI ने, यानी कि डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जो है ग्लेनमार्क को ये एक दवाई है फाविपिराविर को नाम की इस दवाई को जो है कोविड-19 पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल करने को कहा गया है कि इस दवाई के ऊपर टेस्टिंग की जाए। और इस दवाई का नाम बेसिकली आप याद रखिए क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले सेशंस पे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस दवाई को पूछ लिया जा सकता है। तो DCGI ने ग्लेनमार्क नाम की जो कंपनी है जो हम दवाइयाँ बनाती है उसने फाविपिराविर को जो है फेविपिराविर को, आप उसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, वो उसको उस पर रिसर्च करने को बोला है कोविड-19 की बीमारी का हल ढूंढने के लिए। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये एडिटोरियल का ही आर्टिकल है, प्लाज्मा थेरेपी इज नो सिल्वर बुलेट। दोस्तों मैं प्लाज्मा थेरेपी आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। क्या होती है ये प्लाज्मा थेरेपी। चलिए एक बार फिर से इस चीज़ पे एक नज़र डाल लेते हैं कि प्लाज्मा होता क्या चीज़ है। प्लाज्मा जो होती है, देखिए हमारे जो ब्लड होता है उसमें क्या है 55% प्लाज्मा होती है, 45% जो है वो RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स होती हैं, जो भी हमने अभी डिस्कस करी कि RBC, WBC, प्लेटलेट्स। बाकी जो 55% है वो जो हमारा ब्लड है वो प्लाज्मा ही रहता है, ठीक है। तो जो प्लाज्मा है वो जो 55% प्लाज्मा है, ठीक है, उसका भी
जो 92% है वो है पानी, ठीक है। उसमें क्या होता है, बाकी जो रिमेनिंग 7% है उसी में सॉल्ट, शुगर, फैट, मिनरल, विटामिन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो और इसी में जो है वो फाइट करने की क्षमता होती है, एंटीबॉडीज भी इसी में प्रेजेंट होती हैं। तो इसीलिए क्या हो रहा है, डॉक्टर्स ये चाह रहे थे कि जो लोग ठीक हो जा रहे हैं कोविड-19 की बीमारी से, उनके प्लाज्मा को अगर हम ले लें, कन्वल्सेंट प्लाज्मा को अगर हम ले करके उन लोगों में इंजेक्ट कर दें जिन लोगों में दिक्कतें हैं, कोविड-19 की बीमारी से जो जूझ रहे हैं, उनमें अगर इंजेक्ट कर दिया जाएगा तो उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा इस बीमारी से लड़ पाने के लिए, ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि प्लाज्मा का जो फंक्शन होता है वो बेसिकली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, क्लॉटिंग करना, किसी भी बीमारी से लड़ना, पीएच बैलेंस बनाए रखना, ये सारी चीज़ें जो है ब्लड प्लाज्मा का काम होती हैं। अब देखो, यही ब्लड प्लाज्मा को जो है लोग उनसे ले करके इसमें डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। डोनेट करके उन लोगों में जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनको उनमें डालने की बात हो रही है, तो उनमें इंजेक्ट करने की बात हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ये क्यों कह रहे हैं कि प्लाज्मा थेरेपी इज नो सिल्वर बुलेट, वो ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके साथ कई सारी परेशानियां जुड़ी हुई हैं। इसके जो केसेस निकल के आए हैं, इसकी जो हुई वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रेट नहीं है, प्लस इनके साथ कुछ परेशानियां भी हैं। ये परेशानियां हैं कि आप देखिए कि ड्रग जो है वो ट्रूली इफेक्टिव नहीं है, या है, हमको इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है। इसके साथ साथ काफ़ी सारी एक्सपेरिमेंटल चीज़ें करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप ये देखिए कि काफ़ी रिसोर्सेज, इंटेंसिव रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हो गई है। रिसोर्सेज इन द सेंस कि पहले प्लाज्मा लिया जाएगा, पहले ब्लड का सैंपल लिया जाएगा, फिर उसमें से प्लाज्मा अलग किया जाएगा, फिर उसको हम पर्टिकुलर तरीके से स्टोर करेंगे, उसमें से भी हम वो एंटीबॉडीज निकालेंगे। तो कई सारी स्टेजेस में और काफ़ी कॉस्टली ये प्रोसीजर हो जा रहा है। इसलिए जो ICMR ने भी कल इस थेरेपी से मना कर दिया था कि इस समय पे हमारे पास रिसर्च करने का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर हम यही सब चीज़ों में इतना कॉस्ट लगा के रिसर्च करने लग जाएंगे और तो फिर हम एक तरीके से बीमारी से जो जूझ रहे हैं, PCR टेस्ट करके लोगों को बचा ले रहे हैं, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये वही इस आर्टिकल में भी यही कहा जा रहा है कि बहुत ही इस थेरेपी को करना इस समय पे बहुत सही चॉइस नहीं होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर पूरा पसंद आया होगा। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी नॉलेज की चीज़ें होती हैं जो हम शेयर करते हैं, आप लोग उसे ज़रूर देखा करिए। आपके करंट अफेयर्स में कोई परेशानी नहीं होगी, मैं सारी चीज़ें सब कुछ कवर कर रही हूँ। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा मेरा ये लेक्चर तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय एंड गुड लक।